Hello beta, how are you? Today we discuss a topic resolutions of a vector into components. Okay बेटा, इस को टॉपिक को हम शुरू करेंगे अभी जस्ट इन 1 मिनट। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लो। और बेटा ऐसा है कि ना सुना करो अच्छे से, बड़े कंसेप्चुअल टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो आज जो टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर के कंपोनेंट कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, इसका बड़ा यूज होने वाला कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये टॉपिक बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अपने टॉपिक पढ़ना है ना वो उसमें सारा इसी का यूज होना है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना आपने। और जो इसके बाद वाला टॉपिक है ना वो तो इस चैप्टर के समझो जान है जैसे, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर्स, तो बेटा दो किस्म के कंपोनेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और एक हमारे पास होता है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अब जो बातें मैं आपको बोलूंगा, जो ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, वो ट्रिक्स आपने याद रखनी है कंपोनेंट्स को कैसे। पहले तो बेटा मैं आपको यूजुअल मेथड बताऊंगा कि कंपोनेंट निकाले कैसे जाते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक क्या है, कंपोनेंट के कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लेट अस सपोज बेटा मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो इसको, या एफ वेक्टर मान लो, कुछ भी मान लो। तो ए वेक्टर मान लेते हैं इसको हम। अब बेटा जब ये वेक्टर, इसको ऑब्लिक वेक्टर कहते हैं हम, जब भी कंपोनेंट निकालोगे ना हमेशा ऑब्लिक वेक्टर के ही निकलते हैं। एक वेक्टर बचा होता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वेक्टर होता है अलोंग द वर्टिकल लाइन। अब एक ऐसा वेक्टर ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो, उस वक्त ऐसे वेक्टरों के हम कंपोनेंट निकालते हैं। तो बेटा मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी ये वाली, और एक मैंने क्या ड्रा कर दी, वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी मैंने। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और बेटा ये मेरे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है। लेट अस सपोज हम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक एंगल है बेटा, थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा एंगल कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा तो 90 होगा ना बेटा। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना होता है 90 का। अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ट्रिक बचा ये है, ट्रिक पहले यूजुअल मेथड समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेट अस सपोज कि मैंने इसकी हेड से मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, जिसका नाम कुछ भी रख लो आप, ये ओ रख लो, इसको ए रख लो, इसको बी रख लेते। तो यहाँ पे बेटा कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का। ध्यान से समझते रहना आप, हमने करना क्या है, यहाँ पे एंगल बेटा कितना है 90 का। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। बचने वाली साइड बेटा क्या, बेस। हमें चाहिए भी बेस चाहिए ना हम, क्योंकि जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं वो बेस के अलोंग निकाल रहे हैं। तो मतलब हमें फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, OB अपॉन OA इक्वल टू व्हाट, cos थीटा, बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा cos होता है, ठीक है। हमें तो OB चाहिए, तो OB किसके बराबर आ जाएगा, OA cos थीटा के। तो बेटा OA की लेंथ किसके बराबर होगी, ये के। देखो वेक्टर A है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड A हो जाएगा। तो मतलब OB किसके बराबर आ गया, A cos थीटा के बराबर आ जाएगा। तो मतलब वेक्टर A का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा वो कितना आया है, A cos थीटा आ गया है। ये है यूजुअल मेथड बेटा, कंपोनेंट कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या आ गया, A cos थीटा आ गया। अब बेटा हमें निकालना क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। तो सेम मेथड लगाएंगे हम, यहाँ से यहाँ पे बेटा हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, मतलब परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका नाम क्या रख लो, C रख लेते। अब मुझे OC निकालना है, OC क्या निकालना बेटा, मुझे अब OC निकालना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सेम मेथड फिर से वही लगाओ। और बेटा थीटा एंगल यहाँ पर है ना, अभी मुझे ये वाला एंगल नहीं लेना, मुझे एंगल थीटा इसको लेना है। इसको मैं 2 मिनट में रब कर रहा हूँ, ये ट्रिक बाद में समझाऊंगा मैं आपको। ये वाला एंगल थीटा की हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, बचने वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। ओके, तो ये वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है बेटा, तो फिर से वही फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या लगेगा, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा होता है भाई। तो OC किसके बराबर आ जाएगा, A साइन थीटा के आ जाएगा। तो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या है इस वेक्टर का, A साइन थीटा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा क्या है, A cos थीटा है। अब बेटा ट्रिक क्या है, बड़े मैं आपको ट्रिक जो समझानी है, ये तो यूजुअल मेथड आ गया ना। ट्रिक बेटा ये है, बड़े ध्यान से इस यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ अलग से। जिंदगी में बेटा एक ही काम मुश्किल वो है, व्हाइट बोर्ड पे सीधी लाइनें लगा लो, ठीक है। बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये सीधी लगती नहीं है बेटा। यहाँ पे एंगल था, ये वेक्टर आपका A है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है वो आपने ध्यान से समझना। ये जो थीटा एंगल है ना बेटा, सारा कमाल इसी का है कंपोनेंट्स के अंदर। cos कहाँ पर आता है और साइन कहाँ पर आता है
बेटा जिस लाइन के साथ ये एंगल बन रहा होगा, जैसे इन द गिवन सिचुएशन थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा है, तो उस गिवन केस में जो cos थीटा आएगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के अलोंग ही आना है, और sin थीटा किसके अलोंग आना है, वर्टिकल के लाइन अलोंग आना है। ये ट्रिक है बेटा। जब एंगल यहां पर आपने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना, तो cos हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आ जाएगा, और बेटा वर्टिकल के अलोंग क्या आ जाएगा, sin आ जाएगा। बट अगर एंगल यहां पर ना होता, एंगल बेटा यहां पर ना होता, जैसे मैं इस डायग्राम को भी रब करूंगा, ठीक है, अगर एंगल यहां पर ना होता तो तब क्या होता, तब वही होता जो मंजूर खुदा होता। ओके, तो बेटा मैं एक अलग से डायग्राम बनाने की कोशिश करके आपको समझाना चाहता हूं। ये मेरा वेक्टर आ गया ए। ओके, अब एंगल बेटा यहाँ नहीं, अब एंगल थीटा यहाँ पर बना हुआ है। ट्विस्ट यही है, ट्विस्ट यही है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी बेटा एंगल जो है वर्टिकल लाइन के साथ है, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि cos अब कहाँ चला जाएगा, वो तो चला जाएगा वर्टिकल लाइन के अलोंग चला जाएगा, cos यहाँ पर आ जाएगा और sin बेटा यहाँ पर आ जाएगा। अक्सर मैंने देखा कुछ टीचर हमेशा बच्चों को ट्रिक समझाते हुए बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा cos आता है। बेटा ऐसा नहीं होता है, cos हमेशा वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल हो, ये कोई लिखी पड़ी बात तो है नहीं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन के एंगल कहाँ पर बन रहा है। तो बेटा इस तरीके से आप वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो डायरेक्ट मेथड से। आपने एंगल देखना है, वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं आपको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगा तो साथ में cos, सॉरी हॉरिजॉन्टल होगा तो देख लेना एंगल कहाँ पर है। एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ है तो cos आ जाएगा, अगर वर्टिकल लाइन के साथ है cos वहां चला जाएगा, और बेटा दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये था बेटा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में किस तरीके से हम वेक्टर को क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। अब चलते हैं बेटा आगे, हम वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे वी डिस्कस व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। जब मैंने आपको एग्जांपल करवाई होगी क्लास में तो मैंने बताया था आपको कि मोशन इन अ प्लेन में एक एग्जांपल आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलो उसको हम शुरू करते हैं। ओके बेटा, आज आपको मैं एक ऐसा काम देने वाला हूं, मैं देखता हूं कितने लोग मुझे चाहते हैं और कितने बच्चे मुझे मिस करते हैं। ओके, ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में कितने बच्चे जो हैं वो मिस कर रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कितने लोग मुझे मिस करते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जो हैं वो फिज़िक्स में इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने में, और कितने बच्चा मिस करता है, कौन कौन मिस कर रहा है, ठीक है ना। तो बट आई मिस यू ऑल स्टूडेंट्स। ओके ना, यहाँ ऑनलाइन है बेटा वो मज़ा कहाँ जो ऑफलाइन में होता है। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों में क्रेज़ बना रहे फिजिक्स का। जितना आपको ऑफलाइन में इंटरेस्ट आता था उतना ही ऑनलाइन में भी इंटरेस्ट आए। ओके, तो चलिए बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा ये टॉपिक कम से कम 5 या 6 लेक्चर ले लेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीज़ें मैंने आपको करवानी है, ठीक है। तो आज तो सिंपल मैं डेफिनेशन की ही बात करूंगा इसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटा मैं 2 सिचुएशंस आपको यहाँ पे समझाऊंगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि होते भी दो टाइप्स के। आप में से कोई शरारती बच्चा है, बच्चा वो किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो गया जाके, ठीक है, किसी बिल्डिंग पर खड़ा हो गया, और एक बच्चा जो है वो अर्थ पर ही खड़ा है, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पर खड़ा है। ये बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को थ्रो करता है इस तरीके से, मतलब थ्रो करता है सीधा आगे फेंक देता है बच्चा, और ये थ्रो करता है इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस। अब जरा सोच के बताओ क्या मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कैसे। और बच्चा सिचुएशन ये है कि आपने थ्रो कर दिया, फिर आपने कोई वेलोसिटी इसको देनी नहीं, बट इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देनी है ऑब्जेक्ट को। तो बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कुछ टाइम के बाद ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी शेप आ जाएगी इसके, ऐसे नीचे गिरेगा ये, जस्ट लाइक दिस। ओके, जस्ट लाइक दिस। और ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चा जो आगे जा रहा था, ये भी हमेशा ऐसे थोड़ा ना जाएगा, कुछ समय के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा बेटा नीचे ये, ठीक है। आपने थ्रो किया, थ्रो करने के बाद ये फिर क्या करेगा बेटा, कुछ टाइम के बाद ये अपने मोशन को ऐसे घुमा लेगा, ठीक है ना, घुमा लेगा मोशन को। तो ये दोनों केसेस जो हैं, जो आप बच्चा ये देख रहे हो सिचुएशन, इन दोनों सिचुएशनों में जो मोशन हुआ उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। अब बेटा हुआ क्या दोनों के अंदर, हुआ ये कि हमने कहा ऑब्जेक्ट को कि हमने थ्रो कर दिया, अब आप जानो और वो जाने जिसने आपको बनाया, ठीक है ना। मतलब यहाँ बेटा ग्रेविटी का सारा कमाल हो रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है ग्रेविटी बताए कि क्या होगा, ऐसे मोशन को बेटा हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते
होते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, अब किसके हवाले छोड़ दिया, ग्रेविटी के हवाले छोड़ दिया, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के हवाले छोड़ दिया, तो पाथ जो डिसाइड करेगी ऑब्जेक्ट का, वो पाथ डिसाइड कौन करने वाला है, ग्रेविटी डिसाइड करने वाली है। ऐसे मोशन को हम बेटा बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और बेटा मैं आपको बता दूं, जो मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना, ज्यादातर उनको पता होगा ये जो पाथ होता है ना, ये पाथ पैराबोलिक होता है बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो भी पाथ होता है वो हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक। ये भी पैराबोलिक और बेटा ये भी क्या है, पैराबोलिक पाथ है। अब ऐसी एग्जांपल आपने ढेर सारी देखी होंगी, जब बच्चा एक मैच के अंदर सिक्सर लगता है तो वो भी ऐसे ही जाता है। बच्चा आपने अखनूर रिवर के ऊपर ना एक ब्रिज देखा होगा, ऐसा आर्क टाइप का ब्रिज बना हुआ। अभी तो रिसेंटली में इतनी बड़ी न्यूज़ आई है, रेलवे ब्रिज जो चनाब रिवर के ऊपर बना है रियासी में, वो भी एक आर्क ब्रिज है बेटा, तो वो भी कुछ ऐसा ही है भाई, तो पैराबोलिक फॉर्म का वो भी है। अच्छा आपने देखा होगा बेटा, हाँ जी ये खेलते हैं ना, क्या नाम है उसका, गोल्फ खेलते हैं बेटा, उसको जब वो थ्रो करते हैं तो वो भी कुछ ऐसा ही मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे ढेर सारी एग्जांपल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बेटा। तो ये जो पाथ होता है, इस पाथ को डिसाइड कौन करता है, ग्रेविटी डिसाइड करती है, और ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है बेटा। इसमें बहुत सारी लंबी कहानियाँ हैं, मैं आपको सारा बताऊंगा बहुत अच्छे से। ये दो किस्म के मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किए, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको एंगुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो लास्ट बात बच्चा करूंगा, इस पाथ को हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ये आपने याद रखना। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्कस करना है, मैक्सिमम हाइट डिस्कस करनी है, एंगल डिस्कस करना है कि किस एंगल पे थ्रो करें ताकि ऑब्जेक्ट सबसे दूर जाके गिरे। तो बेटा कल वाली क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बातें प्रोजेक्टाइल मोशन की डिस्कस करनी है। आज मैंने सिर्फ आपको समझाया कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा इसको देख लेना कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। आज बेटा इतना ही रखेंगे, आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। और ऑल्सो बच्चा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, और मैं चाहता हूँ और सपोर्ट करो भाई। देखो कम से कम ना हमारी क्लास में मिनिमम 200 बच्चा होगा, तो बड़े बच्चा अफसोस की बात है कि बच्चे वीडियोस प्ले ही नहीं करते, देखते ही नहीं है। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मुझे बच्चा को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पढ़ोगे कहाँ से बाद में भाई, जब क्लासेस ऑफलाइन लग जाएंगी तब आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। और ये टॉपिक अगर आपने लिखे होंगे ना, तब जब आप समझोगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके बेटा आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल्सो गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी। ओके।